गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम देख रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन और उसमें हम देखने जा रहे हैं द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एल्केन्स, द रीजेंट एंड द कंडीशन along with the rate of reaction। तो हम अगर देखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो आसानी से जब हेलो एल्केन्स को हम ट्रीट करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, स्पेशली एक्वस मीडियम में, तो ये देता है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। देन दिस इज द CH3Cl प्लस KOH, रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है CH3OH प्लस KCl। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया कि एक्वस मीडियम है, अल्कोहलिक मीडियम है या क्या मीडियम है, यहाँ पे इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन का कोई चांस बन ही नहीं रहा। एक कार्बन का सिस्टम है, एलिमिनेशन नहीं होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन एक कार्बन सिस्टम में होता ही नहीं है, तो इस वजह से हमने इस बात पे केयर नहीं किया। अब ये रिएक्शन चलता कैसे है? द पाथवे ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज ए रिएक्शन मैकेनिज्म। देन व्हाट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन? अगर हम इसके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म देखें, देन देयर आर टू डिफरेंट वे ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन। पहले तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं SN2 रिएक्शन, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और दूसरे तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं SN1 रिएक्शन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम SN2 रिएक्शन, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, देन इट इज SN2 मैकेनिज्म। कंडीशन क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है? आपको मालूम है कि वाटर जो होता है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम होता है, 10⁻⁻14, और ऐसा होने की वजह से वाटर का डिसोसिएशन भी बहुत कम होता है, और जब वाटर का डिसोसिएशन कम होगा तो वो जिसके साथ होगा उसे भी आसानी से डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसके डिसोसिएशन को बढ़ाने के लिए इसमें प्रोटॉन मिला देते हैं, यानी एसिड मिला देते हैं। तो एसिडिफाइड वाटर आप कह सकते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट को, और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एक इसका ये भी एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में क्या होगा? सबसे पहले हम देखेंगे KOH को, और KOH आसानी से ब्रेक करेगा टू फॉर्म K प्लस OH माइनस। अटैकिंग ग्रुप जनरेट हो गया। अब क्या करें? अब सबस्ट्रेट पे इसका अप्रोच करें, दैट इज द CH3Cl। ये है CH3Cl, और जब हम इस CH3Cl पे अप्रोच कराएंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, पहली बात क्या ये खुद ही डिसोसिएट नहीं हो जाएगा? श्योरली नहीं होगा, क्योंकि आपका सॉल्वेंट नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है। नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हेलो एल्केन डिसोसिएट नहीं होने जा रहा। अब ऐसे कंडीशन क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा विदाउट डिसोसिएटिंग द क्लोरीन एटम, और जब ऐसा होगा ये हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, और कहां से अप्रोच कर रहा है? पीछे से अप्रोच कर रहा है। क्यों पीछे से? क्यों शर्माता है क्या? श्योरली शर्माने जैसी कोई चीज तो केमिस्ट्री में आनी नहीं है। तो अब देखिए, ये क्लोरीन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में एक बल्की एटम है, तो एक तो बल्की होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट कर रहा है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो क्लोरीन है ये खुद में एक पार्शियल निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, और अगर ये सिस्टम पार्शियल निगेटिव चार्ज अपने चारों तरफ कैरी कर रहा है तो पहले से निगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्सिल आयन को क्या अपनी तरफ आने देगा? आइडेंटिकल चार्ज रिपल्सन की वजह से हाइड्रोक्सिल मैक्स हमेशा पीछे से ही अप्रोच करेगा, और जब ऐसा करेगा तो एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा। ये क्लोरीन टूटने लगेगा, जो कि अभी पूरी तरह से टूटा नहीं है, और ये हाइड्रोक्सिल बॉन्ड बनाने लगेगा, जो अभी पूरी तरह से बना नहीं है। और इस तरह की जो कंडीशन है इसे हम कहते हैं पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट। ठीक है ना? ये है आपका पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट।
जो फर्दर ब्रेक करेगा और फर्दर ब्रेक करके क्या करेगा, Cl यहां से टूट के निकल जाएगा, हाइड्रोक्सिल लग जाएगा क्योंकि Cl तो टूट ही रहा था ना। ये बन गया आपका CH3 एंड OH, साथ में Cl माइनस निकलेगा और ये Cl माइनस क्या करेगा, यहाँ पे जो पोटेशियम बचा हुआ है इस पोटेशियम के साथ कंबाइन होगा और बना लेगा KCl। दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म कॉल्ड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इस रिएक्शन में देखें इसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करें तो सबसे पहले कि कितने स्टेप का रिएक्शन है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो ब्रेक कर रहे हैं और ये फॉर्म हो रहे हैं, इन्हें तो हम केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में रखते नहीं है। आपने क्लास 11 में पढ़ा था आयनिक बॉन्ड्स आर नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर केमिकल बॉन्ड, और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड ही बन रहा है, इस वजह से इन्हें केमिकल रिएक्शन के कैटेगरी में नहीं रखते। और क्यों ये प्रॉपर केमिकल बॉन्ड्स नहीं कहे जाते, उसके लिए हमने कहा था बिकॉज़ दे आर नॉन डायरेक्शनल, वो डायरेक्शनल नहीं होते। नॉर्मल केमिकल बॉन्ड्स क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ा होता है, लेकिन अगर NaCl देखें तो उसके लैटिस में जाएंगे तो कौन सा सोडियम किस क्लोरीन से जुड़ा हुआ है आप नहीं बता सकते। हर एक सोडियम 6 अलग अलग हैलोजन से साथ जुड़ा रहता है और हर एक हैलोजन 6 सोडियम के साथ जुड़ा रहता है, इस वजह से वो नॉन डायरेक्शनल बोले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये स्टेप्स दो दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, लेकिन व्हाट्स अबाउट द नेचर ऑफ द इंटरमीडिएट। जब हम कार्बन के नेचर की बात करें कि हाउ मेनी बॉन्ड्स इट कैन फॉर्म, तो कार्बन के वैलेंस सेल में S सबसेल होता है, कार्बन के वैलेंस सेल में P सबसेल होता है, S और P सबसेल। देयर इज नो एनी D सबसेल इन द वैलेंस सेल ऑफ कार्बन। और अगर सिर्फ S और P सबसेल है तो ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है। कार्बन S सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और P सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है। किसी भी एलिमेंट के लिए S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन और P सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम रखे जा सकते हैं। और कार्बन के पास क्योंकि S और P दोनों ही 2 ही सबसेल हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल विल बी 8। And how many bonds can be formed by the 8 electrons? All of us knew that the bond needs bond pair, यानी एक पेयर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है तो 8 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेगा, 4। इसी वजह से कार्बन कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। जैसे PCl5 बना लेता है, SF6 बना लेता है, लेकिन कार्बन में कभी आपने नहीं देखा होगा कि CCl5 बना लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कंपाउंड जो है, ये कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंसी से ऊपर जा नहीं सकता। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंटरमीडिएट, ये है पेंटावैलेंट, यानी कि बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ये एक ट्रांजिशन फेज है। यानी कि एक क्लोरीन निकलने और हाइड्रोक्सिल के लगने के दौरान जो बना है एक ट्रांजिशन फेज, सिर्फ ये ट्रांजिशन फेज है। एंड ट्रांजिशन फेजेज आर नॉट वेरी स्टेबल, दे आर हाईली अनस्टेबल। अगर हम इसे कंपेयर करें स्पेसिफिक टाइम, एक जनरलाइजेशन करके देखने की कोशिश करें, तो किसी भी बॉन्ड की या किसी भी कंपाउंड के, इस तरह के कंपाउंड के सर्वाइवल के लिए चांसेस क्या है, जितने समय ये हाइड्रोक्सिल से इलेक्ट्रॉन निकल के जितने समय में कार्बन तक जाएगा, या जितने समय में कार्बन से निकल के इस क्लोरीन तक जाएगा, या जितनी दूरी इसमें ट्रेवल कर रहा है उसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। अब कितने समय में यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ या यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, वही डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस और वेलोसिटी से आप निकालेंगे। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है एंगस्ट्रॉम में, या फिर उससे भी कम, यानी 10 to the power -10 -12 -13 -14, इतना सा डिस्टेंस है। और इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से चलता है, इलेक्ट्रॉन रन्स ऑलमोस्ट विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर 10 to the power -10 मीटर के डिस्टेंस को लाइट को ट्रेवल करना हो तो उसके लिए 10 to the power -18 सेकेंड लगेगा। सुनने में हो सकता है उतना छोटा वैल्यू ना लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है। इतनी छोटी वैल्यू कि इसको रिकॉग्नाइज करना ही बहुत मुश्किल काम है, और इस वजह से हम ऐसा मान के चलते हैं कि इंटरमीडिएट बना कि नहीं बना हम श्योर नहीं है। इसे रिकॉग्नाइज करना, इसे आइडेंटिफाई करना ह्यूमन बींग्स के लिए अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है, और इस वजह से इस रिएक्शन को हम कहते हैं अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। अ सिंगल
स्टेप प्रोसेस। तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन? वैसे तो नाम में ही लिखा हुआ है SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, SN2 नाम में ही लिखा हुआ है, लेकिन क्या कैसे आप पता करेंगे कि मॉलिक्युलरिटी कितनी है? हम कहते हैं द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज कॉल्ड द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पे तो एक सिंगल ही स्टेप ही है, तो कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक और ये दो, और क्योंकि दो मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं सो इट इज अ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब क्या बच गया? whether the process is giving retention or inversion, whether the configuration remains the same or that is just altering। अगर आप यहां देखें ये क्लोरीन कहाँ है मेरे, अगर मैं यूं करके देखूं तो मेरे राइट हैंड साइड में, यूं करके देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपके ये राइट हैंड साइड में क्लोरीन है। एंड व्हाट्स अबाउट द हाइड्रोक्सिल? ये लेफ्ट साइड में आ गया, यानी ये कंपाउंड ऐसे था और यूं हो गया। इसी को कहते हैं इन्वर्जन, हिंदी में कह सकते हैं पलट गया, है ना। तो यहाँ पे दिस इज इन्वर्जन, तो इट्स शो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप कहें कि व्हाट इज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, to invert its integral configuration during a chemical reaction is called the inversion in configuration। then this is the inversion in configuration। नोट कर लीजिए। तो फिर अगले टॉपिक पे चले। तो हम देखने जा रहे हैं अब रेट इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन कैसे हो रहा है वो आपने देखा, उसी के बेसिस पे हम रेट इन SN2 एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जब किसी भी रिएक्शन के रेट को डिस्कस करते हैं तो क्या बेसिस लेके डिस्कस करते हैं? कैसे पता चलता है कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन कम है, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, किस बेसिस पे आप रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे? इसके लिए हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। जिसका इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन उतना ही फास्ट चलेगा। दैट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इफ द इंटरमीडिएट इज स्टेबल द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी ग्रेटर, एंड इफ द इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल द रेट ऑफ रिएक्शन श्योरली विल बी लेसर। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस स्पीसीज में, दैट इज द पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट जिसमें बन रहा है। इसकी स्टेबिलिटी मैंने कितनी कही? 10⁻⁻18 सेकेंड अगर बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम में हो तो। अब ये 10⁻18 सेकेंड बहुत ही छोटी वैल्यू है। अगर 1000 गुना ज़्यादा भी स्टेबल हो जाए तो टाइम सर्वाइवल कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ सर्वाइवल 10⁻15 सेकेंड। 10,000 गुना हो जाएगा 10⁻14 सेकेंड। 1 करोड़ गुना हो जाएगा तो भी 10⁻11 सेकेंड। यानी कि इसके स्टेबल होने अनस्टेबल होने से कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है। मान लेते हैं एक प्रोसेस है जिसमें आपको एक बिल्डिंग या एक दीवार पार करके जानी है रस्सी से। तो दीवार क्या है? एक रुकावट है या इंटरमीडिएट की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे इंटरमीडिएट में हम दिखाते हैं इंटरमीडिएट की एनर्जी ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। कुछ वैसी ही कंडीशन यहाँ पे है, वो दीवार इंटरमीडिएट की एनर्जी जैसा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जैसा बिहेव कर रहा है। अब आप दूसरी तरफ जाते हैं, बहुत मुश्किल काम है। अब इसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। ये 4 मंजिल ऊंची जो दीवार है उसमें से 4 ईंट निकाल लीजिए। ऊंचाई कम हो गई ना, 4 ईंट ही सही लेकिन कम तो हुई ना। अब क्या आपको चढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा? श्योरली पहले के रिस्पेक्ट में तो आसान हो जाएगा, लेकिन इस आसान के होने ना होने से कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिमिलरली जब कोई इंटरमीडिएट इतना ज़्यादा अनस्टेबल हो जाए तो इनकी स्टेबिलिटी रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं करती है, और इस वजह से इनकी स्टेबिलिटी को रेट डिटरमिनिंग स्टेप की तरह, रेट डिटरमिनिंग फैक्टर्स की तरह हम नहीं लेते हैं। तो लेंगे कहाँ? लेंगे क्या फैक्टर? कोई फैक्टर तो चाहिए जिसपे हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करें।
तो यहाँ पे जो फैक्टर हम लेते हैं दैट इज द चांसेज ऑफ अप्रोच ऑन द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच होने का चांस क्या है, और ये चांस को कैसे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। होपफुली स्टीरिक हिंड्रेंस सबको मालूम होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस, इसके बेसिस पे हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, किसी भी सिस्टम के अपने साइज और शेप की वजह से जो रुकावट है दैट इज कॉल्ड द स्टीरिक हिंड्रेंस। अब आइए इन कंपाउंड्स में देखते हैं। पहला स्पीसीज मैंने मेथाइल सिस्टम शो किया हुआ है, मेथाइल क्लोराइड। श्योरली क्लोरीन एक बल्की एटम है, एटॉमिक नंबर 35.5, बट व्हाट्स अबाउट द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, दे आर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन्स आर वेरी स्मॉल एटम्स। एक्चुअली रिएक्टिव स्पीसीज में इससे छोटा कोई एटम होता ही नहीं है, और अगर ऐसा है तो इसका साइज छोटा होने की वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम जनरेट होगा और चांसेज ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। नाउ द प्राइमरी हेलो एल्केन, दिस इज methyl, this one is primary. In this case chlorine have the same bulky size, the methyl also have the bulky size. The remaining hydrogens are smaller, so when you will compare the chances of approach with respect to that of the methyl system, here it is lesser. methyl system में न्यूक्लियोफाइल के चांसेस ऑफ अप्रोच जितने थे उससे यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ से अप्रोच कर सकता है, यहाँ से अप्रोच कर सकता है, लेकिन यहाँ ऐसे अगर हिट करता है तो ये रिबाउंड हो जाएगा, यहाँ पे चांसेज ऑफ अप्रोच कम हो जाएंगे। यानी प्राइमरी स्पीसीज में मेथाइल स्पीसीज से चांसेज ऑफ अप्रोच कम है और रेट ऑफ रिएक्शन भी श्योरली कम ही होगा। नाउ द सेकेंडरी वन, क्लोरीन, अ बल्की एटम, मेथाइल अगेन बल्की। सारे मेथाइल इसलिए लिए हैं कि आप ये ना कर सकें कि एल्किल ग्रुप का साइज छोटा बड़ा हो जाने की ऐसे हो रहा है। मैं सारे आइडेंटिकल ग्रुप्स लेके चल रहा हूं, तो यहाँ पे ये है आपका हाइड्रोजन। श्योरली पहले दो कंडीशन से यहाँ पे हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। पहले में सिर्फ क्लोरीन था, अगले में मेथिल आ गया, फिर अगले में 2 मेथिल आ गया, तो स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा हो जाने की वजह से चांसेज ऑफ अप्रोच कम हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। अब बचा आपका नेक्स्ट आखिरी, दैट इज द टर्शियरी। अब यहां पे देखिए ये है क्लोरीन, मेथाइल। इट सीम्स लाइक द सिस्टम इज नॉट कैपेबल टू अप्रोच। अब यहां पे ऐसा लग रहा है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अप्रोच कर ही नहीं सकता। रियल में अप्रोच तो कर ही लेगा क्योंकि मॉलिक्यूल एक 3D स्पीसीज है, बीच में स्पेस है, लेकिन चांसेज ऑफ अप्रोच क्या हुआ, पहले से और ज्यादा कम हो गया। सो जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे, जितनी ज्यादा डिग्री बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होता जाएगा। मेथिल हैव द हाईएस्ट एंड द टर्शियरी हैव द लोएस्ट। व्हाट्स अबाउट द एराइल सिस्टम? अब यहाँ पे अगर हम हिंड्रेंस की बात करें तो 2 तरह के हिंड्रेंस यहाँ पे देख रहे हैं, एक है स्टेरिक हिंड्रेंस और एक है इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस साइज और शेप की वजह से होता है और इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से होता है। और दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? मान लेते हैं कि ये बोर्ड जो है वो एक गेट है जहां से जाना है, और मैं सामने वाले को जाने नहीं देना चाहता, तो मैं क्या हुआ, गेट पे यूं खड़ा हो गया। अब गेट पे खड़ा हो गया तो जो इतना चौड़ा गेट है वो बस इतना तो मुझसे कवर हो गया, बस इतना ही बचा, तो आपके आने जाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, और अगर आप खूब मोटे तगड़े हैं तो ज्यादा तकलीफ हो सकती है। और अगर मैं और ज्यादा मोटा होता तो मेरा स्टीयरिंग हिंड्रेंस और ज्यादा होता, और ज्यादा जगह घेर के बैठा होता, तो आने जाने में दिक्कत होती। लेकिन दूसरी एक एक्टिव रेसिस्टेंस, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रेसिस्टेंस जो होते हैं वो एक्टिव रेसिस्टेंस होते हैं, यानी कि यहां से मैं जाने नहीं देना चाहता और इसके लिए स्टिक को स्टिक लेके खड़ा हूं। जो यहां से आया मना कर दिया तो भी नहीं माना, तो स्टिक से मार के हटा दिया, ये एक्टिव हिंड्रेंस है। अब यहां देखिए बेंजीन के केस में, आपने क्लास 11th में बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखा था, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन होते हैं हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिड है, जिसकी वजह से एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हर एक एटम के पास होता है।
और यही p ऑर्बिटल्स जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स हैं ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और मैंने ये भी बताया था कि इनमें ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ से घूमते रहते हैं। ये घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन क्लाउड। नाम मैंने नहीं दिया था, नाम पहले से है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा जाएगा। अब देखिए जब न्यूक्लियोफाइल यहां पे अप्रोच करेगा तो न्यूक्लियोफाइल खुद में एक निगेटिव पार्टिकल है, ये है न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। जब यहां पे अप्रोच करेगा तो आइडेंटिकल चार्ज रिपल्सन्स वर्क करेंगे, यानी कि चांसेस ऑफ रिएक्शन एरीन में सबसे कम है। तो अगर हम SN2 रिएक्शंस में देखें कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, किसका रेट ऑफ रिएक्शन कम है, तो सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन है एरीन्स में। उसके बाद स्टेरिक हिंडेंस के बेसिस पे आप देख लेते हैं ग्रुप का डिग्री जितना कंपाउंड का डिग्री बढ़ता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा। तो अगर हम एक जगह पे इन सबको लिख दें तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें था, मेथाइल में। मेथाइल से स्लो कौन था, प्राइमरी, उससे स्लो सेकेंडरी, उससे स्लो ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्शियरी, और सबसे स्लो एराइल। ओके, then this is the rate of reaction in the case of SN2. Rate in SN2 reaction. अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आते हैं, एक तो डायरेक्ट आपको मैकेनिज्म, पूरा मैकेनिज्म तो बहुत कम ही आता है, इसका कोई एक पोर्शन लिखने के लिए आ जाता है, या कभी आता है कि आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है। अगर इन्वर्जन हो रहा है यानी कि SN2 चल रहा है। तीसरा कोई कंपाउंड देके पूछ लेगा कि विच वन विल अंडरगो फास्टर SN2 रिएक्शन, यानी रेट ऑफ SN2 रिएक्शन भी देखा जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन इन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए मैंने 3 सेट्स ऑफ कंपाउंड लिख रखे हैं और हम देखने जा रहे हैं रेट इन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर SN2 में हम देखें तो मैंने आपको पहले बताया डिग्री बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो सबसे पहले हम यही पहचान लेते हैं कि किसकी क्या डिग्री है, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और डिग्री कैसे पहचानते हैं, एमीन को छोड़ दें तो सारे कंपाउंड्स में डिग्री उनके नंबर ऑफ बीटा कार्बन से पहचानते हैं। अब बीटा कार्बन क्या है, पहले अल्फा कार्बन क्या है, वो कार्बन जिस पे हैलोजन लगा हो that is considered as a alpha carbon. The carbon which contains the functional group is considered as a alpha carbon. यहाँ पे हैलोजन ही फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे इसी को हम अल्फा कार्बन मान लिए। एंड द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द अल्फा कार्बन इज कॉल्ड बीटा कार्बन। इसके साथ कौन कौन अटैच है, एक ये और एक ये, और जितना बीटा कार्बन होगा दैट विल बी द डिग्री ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे कितने बीटा कार्बन है, एक, यानी ये है प्राइमरी, ये 2 बीटा कार्बन हैं, 1 और 2, ये है सेकेंडरी। कौन सा फास्टर जाएगा, प्राइमरी या सेकेंडरी। ऊपर अभी अभी आपने लिखा हुआ है कि डिग्री बढ़ने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। ये 2 डिग्री है हायर डिग्री का, ये 1 डिग्री है लोअर डिग्री का, तो यहाँ पे लोअर डिग्री वाला फास्टर जाएगा इस मैकेनिज्म में SN2 में। नाउ द सेकंड वन, जिस कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है यानी अल्फा यहाँ पे है, बीटा और बीटा, इट सीम्स लाइक अ सेकेंडरी सिस्टम। और ये क्या है, जिस कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है अल्फा, उसके साथ सिर्फ एक बीटा है यानी प्राइमरी। कौन फास्टर जाएगा, प्राइमरी या सेकेंडरी, श्योरली प्राइमरी। नाउ सी, यहाँ पे ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा, बीटा और बीटा, दैट इज टर्शियरी। और यहाँ पे जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसके साथ 1 2 बीटा, क्या हो गया, सेकेंडरी। लग रहा है कि सेकेंडरी है
लेकिन रियल में सेकेंडरी नहीं, ये एराइल सिस्टम है। चैप्टर जहाँ शुरू किया था वहाँ पे आपने वो एरियल सिस्टम्स के बारे में बताया गया था, एलिलिक, वाइनलिक और बेंजाइलिक, एराइलिक। ये एराइलिक सिस्टम है, बेंजीन पे डायरेक्टली हैलोजन लगा हुआ है। और आपने जो सीरीज लिखी है रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए, किसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, उसके लिए जो सीरीज लिखी हुई है उसमें एराइल्स की का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सबसे कम है, यानी सबसे स्लो यही ज़्यादा है। Then this is the rate of reaction in different pair of compounds for SN2 reaction mechanism। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब हम देखने जा रहे हैं द नेक्स्ट मैकेनिज्म। अभी आपने देखा SN2 और अब हम देखने जा रहे हैं SN1 मैकेनिज्म। बेसिकली मीडियम या फिर कंडीशंस के डिफरेंस को देखें तो SN2 रिएक्शन जो होता है वो नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट में चलता है, जबकि यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में चलता है। तो हम रिएक्शन देखते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। रिएक्शन सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस आना नहीं है। ये है आपका CH3Cl प्लस KOH gives CH3OH प्लस KCl। रिएक्शन वही है जो पहले था, रिएक्शन में तो कोई अंतर आया नहीं। बस अंतर क्या आया, मीडियम में वहां पे नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट था और यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटिक सॉल्वेंट। अब इसके प्रेजेंस में मैग्नीशियम पे क्या फर्क पड़ेगा। KOH तो जैसे ब्रेक किया था वैसे ही ब्रेक करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ खास वहां पे उसे फर्क पड़ने वाला है नहीं। K बना दिया K प्लस OH माइनस। व्हाट्स अबाउट द हेलोएल्केन, ये है आपका हेलोएल्केन CH3Cl। अब प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये भी ब्रेक कर जाएगा, ये भी आयोनाइज हो जाएगा और आयोनाइज होके बनाएगा CH3 पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। ये इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट को बनाने का प्रोसेस जनरली स्लो प्रोसेस होता है। ये एक स्लो प्रोसेस है। इस स्लो प्रोसेस में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये रिएक्शन एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो ये एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब अगर अगले स्टेप में देखें तो ये है आपका मेथाइल कार्बोकैटायन और इस पे जब अप्रोच करेगा न्यूक्लियोफाइल यानी हाइड्रोक्सिल आयन, ये बनाएगा CH3OH। तो यहाँ पे दो क्लियर स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, पहला स्लो स्टेप और दूसरा फास्ट स्टेप। तो ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। तो SN2 रिएक्शन में क्या था, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन सिंगल स्टेप प्रोसेस, और ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन डबल स्टेप प्रोसेस या 2 स्टेप प्रोसेस है। अब आप देखते हैं कि वेदर देयर इज अ रिटेंशन और इन्वर्जन। तो अगर हम बात करें तो देखिए ये क्लोरीन कहाँ है, राइट हैंड साइड में, और ये हाइड्रोक्सिल कहाँ है, अगेन राइट हैंड साइड में ही। यानी जो कॉन्फ़िगरेशन था वही कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन है और इट सीम्स लाइक इट इज रिटेंशन, बट एक्चुअली इट इज नॉट सो। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम जो है कार्बोकैटायन ये sp2 हाइब्रिड है। sp2 हाइब्रिड होने की वजह से इसका सिस्टम नेचर क्या हो गया, प्लेनर। मेरे हाथ की तरह ये प्लेन मान लीजिए हाथ को, ये प्लेनर है। और चार्ज कहाँ है, इसमें दिखाई दे रहा है कि फ्रंट में चार्ज है, लेकिन रियल में फिजिक्स ये कहता है कि व्हेन यू प्रोवाइड एनी चार्ज टू अ हॉलो स्फीयर, एक खोखले गोले पे जब आप चार्ज प्रोवाइड करते हैं
दैट डिस्पर्स आइडेंटिकली ओवर द सरफेस ऑफ द सिस्टम। वो चार्ज आइडेंटिकली सरफेस पे, सिस्टम के सरफेस पे डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है। और अगर ये चार्ज फैल गया तो इस तरह के सिस्टम पे जितना चार्ज फ्रंट साइड में रहेगा उतना ही बैक साइड में भी रहेगा। यानी जितना चांस है यहां से अप्रोच करने का उतना ही यहां से अप्रोच करने का, जितना यहां से अप्रोच करने का उतना ही यहां से अप्रोच करने का, यानी 50-50 चांसेज हो जा रहे हैं। तो 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या मिलेगा? ऑप्टिकल रेसमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे प्रोसेस में क्या हो रहा है? रेसमाइजेशन। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट विल बी द रेसमाइजेशन प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN2 में तो आपने देखा, और किसके बेसिस पे देखा? स्टीयरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे। श्योरली यहाँ पे एक मच मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, तो हमें स्टीयरिक हिंड्रेंस जैसे फैक्टर को नहीं देखना पड़ेगा, हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को ही देखेंगे। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए हम क्या करते हैं? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखने के लिए हम हमेशा देखते हैं कि उसकी डिग्री क्या है, उसमें कौन से इंडक्टिव इफेक्ट्स वर्क कर रहे हैं। तो हम देखने जा रहे हैं रेट इन SN1 रिएक्शन। मैंने सारे कार्बोकैटायंस, मेथाइल, प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्शियरी सब ड्रा कर दिया है। अब इसकी स्टेबिलिटी को हम देख रहे हैं। वैसे तो आपको मालूम है कि डिग्री बढ़ती जाती है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है, फिर भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। अब यहाँ देखें, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स लगे हैं। कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन किसी तरह का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं जनरेट करता है। एक भी इंडक्टिव इफेक्ट ना जनरेट होने की वजह से, हाइड्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट नहीं जनरेट करता, अगर एक भी इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट नहीं हो रहा है तो जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसका अमाउंट उतना ही रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ या घट नहीं रहा है। व्हाट्स अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज द प्राइमरी। ये था आपका मेथाइल, ये है प्राइमरी। व्हाट्स अबाउट द प्राइमरी? प्राइमरी में एक एल्किल ग्रुप है, और एल्किल ग्रुप्स आर कंसीडर्ड एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, एल्किल ग्रुप्स आर कंसीडर्ड एज अ प्लस आई इफेक्ट जनरेटर, यानी एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट करेगा, तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। और हमने पढ़ रखा है पहले से, लेसर द चार्ज ग्रेटर द स्टेबिलिटी। चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे चार्ज कम हो गया, स्टेबिलिटी क्या हुई? बढ़ गई। सिमिलरली इस केस में देखिए, 1 2 डोनर्स लगे हुए हैं, और इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई। और इसके केस में 1 2 3 डोनर, यानी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गई। व्हाट्स अबाउट द एराइल? बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के जनरेट होने की वजह से वो कार्बोकैटायन नहीं बनाता है, हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन का जनरेशन करता है, और इस वजह से एरीन्स आर द लीस्ट रिएक्टिव। चाहे वो SN1 रिएक्शन हो, चाहे वो SN2 रिएक्शन हो, सबसे स्लो वही होते हैं। तो अगर हम रेट देखें तो सबसे फास्ट किस में है? टर्शियरी में, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, और सबसे स्लो एराइल। लेकिन अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए और भी फैक्टर्स देखें, एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया हुआ है, अगर और भी फैक्टर्स देखें तो रिजोनेंस, चार्ज का रिजोनेंस भी एक फैक्टर होता है जिसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और रिजोनेंस कब होता है? जब सिस्टम एलाइलिक सिस्टम होता है या फिर बेंजाइलिक सिस्टम होता है। तो अगर इनको भी हम इंक्लूड कर दें तो सबसे फास्ट रिएक्शन जाता है बेंजाइलिक हैलाइड में। सिर्फ बेंजाइलिक लिख दे रहा हूं। इससे स्लो जाता है एलाइलिक हैलाइड में, इससे स्लो जाता है टर्शियरी में, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मेथाइल, एंड देन एराइल। यहाँ पे मेथाइल छूट गया था, यहाँ पे मेथाइल है, उसके बाद एराइल है, तो यहाँ पे मेथाइल देन एराइल। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन SN1 mechanism on the basis of the stability of the carbocation. अब हम यहाँ पर भी 2-3 एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं
कि विच वन हैव द ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पिछले में मैंने जैसे बताया लगभग वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार मैंने कहा कि आपको दे देता है और पहचानने को कहता है SN1 रिएक्शन है कि SN2 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन नॉर्मली रेसमाइजेशन को लीड करता है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में रेसमिक मिक्सचर मिलता है, इवन अगर वो कहता है कि रिटेंशन होता है, तो भी आप SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए जाएंगे। और अगर कई सारे कंपाउंड देके कंपेयर करने के लिए कहा गया है, तो जिसमें डिग्री ज़्यादा होगी वहाँ पे SN1 रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। रीजन आप देख रहे हैं, ग्रेटर द डिग्री ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, और इस वजह से ऐसा होता है। अब इनमें देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी, तो अभी बता ही दिया, तो आपको बताने की जरूरत फिर से है नहीं। अब ये देखिए, ये है आपका एक सेकेंडरी सिस्टम, ये है प्राइमरी सिस्टम। कौन सा फास्टर जाएगा? श्योरली जिसका डिग्री ज़्यादा होगा, तो ये वाला फास्ट जाएगा। अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो कौन सा फास्ट जाएगा? श्योरली जिसकी डिग्री ज़्यादा है, ये है टर्शियरी, ये है सेकेंडरी। इनमें कौन सा फास्ट जाएगा? इट सीम्स लाइक सेकेंडरी, लेकिन है क्या? एराइल। और ये क्या है? बेंजाइल। कौन सा फास्ट जाएगा? बेंजाइल इज द फास्टेस्ट, तो यहाँ पे बेंजाइल फास्ट जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें एल्किल ग्रुप सेम हो, हैलोजेंस डिफरेंट हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इनमें से अलग अलग हैलोजेंस लगा दिए जाएं, जैसे CH3Cl, CH3Br। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3Cl एंड CH3Br। इनमें से फास्ट कौन जाएगा? जिसका हैलोजन बड़ा हो। जितना बड़ा हैलोजन होगा उसकी क्लीविंग प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड को ब्रेक करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना आसानी से बॉन्ड टूटेगा, रिएक्शन उतना तेज चलेगा। तो यहाँ पे ये, तो अगर हम हैलोजेंस के रिस्पेक्ट में देखें कि कौन फास्ट जाएगा, तो सबसे स्लो जाएगा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग रेट। इट इज नॉट जस्ट फॉर द SN1, इट इज आल्सो फॉर द SN2। SN1 एंड SN2 दोनों में ही ये चलेगा। हैलोजेंस का साइज जितना बड़ा होता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना बढ़ता जाएगा। So this was the nucleophilic substitution reaction in haloalkanes। हम यहाँ पे एरीन्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किए हैं, बस एल्केन्स को ही डिस्कस किए हैं। द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोएल्केन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और कुछ और रिएक्शन लाइक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। वीडियो थोड़ा देर से आया है, कोशिश करेंगे कि आगे से रेगुलर वीडियो आता रहे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।